अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम 9 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, लास्ट सेशन में काफी स्टूडेंट के मैंने कमेंट देखे, उनका कहना है कि सर पीडीएफ कहां मिलेगी। तो देखिए, लगभग रोज मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इवनिंग में 6 बजे तक डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल हो जाती है, तो वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आइए शुरू करते हैं 9 जुलाई के करंट अफेयर को। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर हम फोकस क्वेश्चन हमने एंड में लिया है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो देखिए, नाटो के बारे में जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बाद में बात करेंगे, पहले हम सम्मेलन देख लेते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है इस साल यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। आंसर डी हो जाएगा। यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में 9 से लेकर 11 जुलाई तक नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए कुछ यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश एक साथ आते हैं और एक सैन्य गठबंधन बनाते हैं 1949 में, और यह बनता है नाटो। अब 2024 में इसकी समिट आयोजित की जा रही है वॉशिंगटन डीसी में, जहां पर नाटो के देशों के मध्य में शांति को लेकर बातचीत की जाएगी और नाटो के विस्तार को लेकर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा यूक्रेन के समर्थन में एक प्रस्ताव भी पास किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसमें नाटो की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं और ये जो संगठन है ये यूक्रेन के समर्थन में, तो इसके लिए प्रस्ताव पास किया जाएगा। लेकिन आप समिट याद रखिए कि नाटो समिट 2024 में कहां आयोजित की जा रही है? यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। अब जैसा कि आपको कैजुअली ये तो पता चल गया कि संगठन क्या है। स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है और इसके सेक्रेटरी जनरल के पद पर वर्तमान में मार्क रूटे है। ठीक है, 32 मेंबर कंट्री है वर्तमान में नाटो में। लेटेस्ट 2024 में जो जुड़ी वो है स्वीडन, 32वीं मेंबर कंट्री बनी है नाटो की। देखिए, 2024 में सम्मेलन वॉशिंगटन डीसी यूएसए। लास्ट ईयर 2023 में जो सम्मेलन था वो लिथुआनिया के विनियस में आयोजित किया गया है। तो 2 ईयर के याद रखिए, काम हो जाएगा। लास्ट ईयर 2023 में नाटो का शिखर सम्मेलन लिथुआनिया के विनियस शहर में और 2024 में यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। नाटो की जितनी भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी यहां पर आपको मैंने क्लियर करवा दी। ओके, आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे देख लीजिए। लास्ट सेशन में जो आपका ऑफर ऑफ द डे था, आज उसको ही हमने रिपीट किया है, क्योंकि काफी स्टूडेंट के मैंने कमेंट देखे, उनका कहना था कि सर ऑफर को एक दिन के लिए एक्सटेंड किया जाए। तो आप सभी की डिमांड पर आरंभ बैच को हमने एक दिन के लिए एक्सटेंड किया है, जहां पर देखिए जीएस फाउंडेशन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। जितने भी सब्जेक्ट है वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, बायलिंगुअल क्लासेस हैं, और इसके अलावा टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज भी आपके कोर्स में ही मिल जाएगी। बहुत कम होता है कि आरंभ बैच आपको इतने नॉमिनल चार्जेस में मिले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर जाकर आप इसे इजीली अवेल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट आता है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर लीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर आइए। रेचल रिव्स किस देश की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त की गई? तो रेचल रिव्स की बात करें तो यह पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी है ब्रिटेन की। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि ब्रिटेन में हाल ही में पीएम पद के लिए चुनाव हुए हैं। ब्रिटेन में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय मूल के काफी सारे लोग जो कि लेबर पार्टी से संबंधित है वो जीत कर आए। इन्हीं में से एक है रेचल रिव्स, जो कि ब्रिटेन की अब पहली फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। आपको पता है हाल ही में ब्रिटेन के नए पीएम किर स्टारमर को नियुक्त किया गया है। पहले ऋषि सुनक थे, अब किर स्टारमर है, और लेबर पार्टी के हैं ये भी। और अब लेबर पार्टी की सदस्य रेचल रिव्स को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर ब्रिटेन की। ओके, ठीक है, कैजुअल से इंफॉर्मेशन है, याद रखिए।
स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में विनेश फोगाट ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया? तो आपको पता है विनेश फोगाट भारतीय रेसलर है। इन्होंने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में हाल ही में 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया रेसलिंग में। आंसर हो जाएगा आंसर सी। ठीक है ना? तो रेसलर है विनेश फोगाट। इन्होंने स्पेन ग्रैंड प्रिक्स कंपटीशन में 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता और इन्होंने हराया है इस प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम भार वर्ग में रूस की मारिया तिमेरेकोवा को। आयोजन कहां हुआ है? तो स्पेन ग्रैंड प्रिक्स से, तो आयोजन भी स्पेन में किया जाएगा। ठीक है, विनेश फोगाट ने गोल्ड अपने नाम किया 50 किलोग्राम भार वर्ग में। वैसे विनेश फोगाट के बारे में कैजुअल इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए, हरियाणा से बिलोंग करती है, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड लेकर आई है ग्लासगो 2014 में, गोल्ड कोस्ट 2018 में और बर्मिंघम में 2022 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतकर लाई थी भारत के लिए। इन्हें रेसलिंग में इनके योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2020 में। इसके पहले पद्मश्री 2018 में दिया जा चुका है और उसके पहले अर्जुन अवार्ड दिया गया था 2016 में। तो सीक्वेंस याद रखिए, अर्जुन अवार्ड 2016, पद्मश्री 2018 और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020। विनेश फोगाट स्पेन ग्रैंड प्रिक्स में 50 किलोग्राम भार वर्ग कैटेगरी में गोल्ड अपने नाम किया। ठीक है, ओके। 8 जुलाई को किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, इंग्लिश में बोलेंगे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये हाल ही में एक इंडियन को दिया गया है और इनका नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। आंसर डी। क्वेश्चन आएगा है कौन? तो रोशनी नादर मल्होत्रा की बात करें तो ये HCL टेक की चेयरपर्सन है वर्तमान में, रोशनी नादर मल्होत्रा, जिन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 8 जुलाई को दिया गया, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। फ्रांस और भारत के मध्य में व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए, व्यापार के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। वैसे आपको पता होना चाहिए कि इसी साल 2024 में शशि थरूर, जो कि कांग्रेस नेता है ना, इन्हें भी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो पहले शशि थरूर को किया गया था और अब HCL टेक की चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, इन्हें दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, फ्रांस का थोड़ा सा अगर हम ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा सा अगर हम पॉलिटिकल मैप भी देखें कि भैया किस किस को टच करता है, कौन सी कंट्री से सीमा बनाता है, तो देखिए यूरोपीय देश है, कैपिटल है पेरिस, सबसे पहली चीज। देखिए किससे सीमा बनाता है, तो बेल्जियम दिख रहा है, ये छोटा सा देश है लग्जमबर्ग, इधर से ये जर्मनी से टच हो रहा है, इधर आते हैं तो स्विट्जरलैंड, इधर से इटली और इधर से ये देश है स्पेन। इन देशों से सीमा साझा करता है फ्रांस। रिपीट करता हूं, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन। फ्रांस के दक्षिण में मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा, भूमध्य सागर, उत्तर में आते हैं तो इंग्लिश चैनल और पश्चिम में आते हैं तो बे ऑफ बिस्के, मतलब बिस्के की खाड़ी फ्रांस के पश्चिम में देखने को मिलती। ठीक है, निम्न में से किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया? तो एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है ध्रुव सितवाला। पंकज आडवाणी लगा के मत आ जाना क्योंकि वो ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। तो ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। पहला क्वेश्चन कि सर आयोजन कहां हुआ, तो ये ध्रुव सितवाला है, पहले तो इनकी इमेज देख लीजिए। देखिए ये जो चैंपियनशिप है एशियन मेंस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, आयोजन किया गया सऊदी अरब के रियाद में। इसमें भारत के ध्रुव सितवाला ने पंकज आडवाणी को हराकर यह मेंस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप अपने नाम की है। वैसे इससे पहले ध्रुव सितवाला ने 2015 में और 2016 में भी एशियन मेंस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया था और अब 2024 में भी ध्रुव सितवाला ने इस टाइटल को अपने नाम किया। इस मेंस प्रतियोगिता का ब्रॉन्ज मेडल भारत के खिलाड़ी धवल हरिया को मिला है। गोल्ड याद रखिए, मतलब जो टॉप पे है उनको याद रखिए, काम हो जाएगा। पर ठीक है, ब्रॉन्ज भी अगर इंडियन को मिला है तो हम याद कर सकते हैं ध्वज हरिया। यह तो हो गई एशियन
बिलियर्ड्स मेंस चैंपियनशिप या मेंस बिलियर्ड्स चैंपियनशिप। अब इसी में विमेन कैटेगरी की बात करें, एशियन विमेन्स बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024, तो इसका खिताब भी एक इंडियन ने जीता है, अनुपमा रामचंद्रन। और इस प्रतियोगिता में रनर अप रही है पंचिया चनोई, जो कि थाईलैंड की बिलियर्ड्स खिलाड़ी, और जीता किसने? भारत की अनुपमा रामचंद्रन ने। ठीक है, तो विमेन और मेन दोनों का ही खिताब इंडिया में आया है, ध्रुव सितवाला और अनुपमा रामचंद्रन। ठीक है, किस राज्य में आषाढ़ी बीज नव वर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है या जा रहा है? तो आषाढ़ी बीज नव वर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। भारत के गुजरात में कच्छ का रण है, अगर आपको पता हो। यहां पर एक समुदाय पाया जाता है, कच्छी समुदाय। यह कच्छी समुदाय अपने समुदाय में हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाता है आषाढ़ी बीज त्योहार को। आषाढ़ महीने के नॉर्मली दूसरे दिन गुजरात के कच्छ में कच्छी समुदाय इसे सेलिब्रेट करता है। वर्षा के, अच्छी वर्षा का प्रतीक भी माना जाता है, वर्षा के प्रतीक के रूप में भी, बारिश के आगमन के रूप में भी इसे देखा जाता है नव वर्ष को। नॉर्मली कच्छी समुदाय भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और जितने भी स्थानीय देवी देवता हैं उनकी पूजा की जाती है कच्छी समुदाय के द्वारा। तो आषाढ़ी बीज नव वर्ष कहां मनाया जाता है? तो गुजरात के कच्छ के रण में। राज्य पूछेंगे तो गुजरात, क्षेत्र पूछेंगे तो कच्छ का रण, और समुदाय पूछेंगे तो कच्छी समुदाय, क्योंकि ये कच्छ के रण में निवास करते हैं। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है। झारखंड में प्रमुख अभ्रक खदान कौन सी है? तो झारखंड में देखिए, हाल ही में न्यूज क्या है ये समझिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इन्होंने घोषणा की है कि भैया झारखंड राज्य में जितनी अभ्रक खदान है वहां पर कोई भी अब बाल श्रमिक नहीं है, वो पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। झारखंड की प्रमुख अभ्रक की खान है कोडरमा। आंसर हो जाएगा आंसर ए, कोडरमा क्षेत्र में। ठीक है, देखिए हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। इन्होंने झारखंड राज्य की अभ्रक खदानों को चाइल्ड लेबर मुक्त घोषित किया है। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, चाइल्ड लेबर के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है बच्चों को। ठीक है ना, कि भैया चाइल्ड लेबर पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट बच्चों के राइट्स को सुरक्षित करता है। 14 वर्ष तक के बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार में इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 24। तो 14 वर्ष तक के बच्चों को आप लेबरिंग नहीं कराई जा सकती इंडिया में, यह प्रावधान है। ठीक है ना, तो इसी के तहत भैया झारखंड में जो अभ्रक खदानों में चाइल्ड लेबर चलता आ रहा था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है ना, लगातार काम किया गया है और अब खत्म हो गया है। झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह क्षेत्र में दो खाने, स्पेशली कोडरमा और गिरिडीह खदान, ये अभ्रक की खदान है या अभ्रक माइंस है झारखंड में। ठीक है, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में अभ्रक का बहुत यूज किया जाता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा अभ्रक प्रोड्यूसर चाइना है, इंडिया 8th पोजीशन पे आता है, लेकिन एक्सपोर्ट में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता है अभ्रक में। और स्टेट वाइज देखें तो भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो झारखंड हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। आंसर बी, झारखंड के 15वें मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। इनके पहले इस पद पर जस्टिस संजय कुमार मिश्रा थे, इनका कार्यकाल खत्म हुआ और सारंगी जी को अब झारखंड का 15वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। विद्युत रंजन सारंगी को उनके पद की शपथ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलवाई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश है 15वें जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी झारखंड में। तो झारखंड के राज्यपाल सीपी रामचंद्रन ने इन्हें इनकी पद की शपथ दिलवाई है। वैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस नए बने, उनके बारे में बताया था। कौन थे? न्यायाधीश शील नागू पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने।
और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है संजीव सचदेवा, कार्यवाहक है। तो इनको आप अभी छोड़ सकते हो, पर ये याद रख लेना, ठीक है। हाथरस मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया? हाथरस जानते, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन भी देखा था हमने। एक कथा, जो भगवत कथा है, उसमें भगदड़ मच जाने के कारण 120 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। पूरी गवर्नमेंट यूपी की बैकफुट पे है ना, उस इंसिडेंट्स के बाद। तो इस केस में एक जांच करने के लिए हाल ही में ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, 3 सदस्यीय कमेटी का गठन, जिसके अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव और 2 अन्य सदस्य। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में हाथरस केस की जांच के लिए इनके आदेश पर 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही रिटायर्ड जज हैं जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, जो कि अध्यक्षता करेंगे इस कमेटी के, और 2 अदर मेंबर आईएएस ऑफिसर हेमंत राव और आईपीएस ऑफिसर भावेश कुमार है। ठीक है, तो 3 सदस्यीय कमेटी। हाथरस में घटना कैसे हुई, कानून व्यवस्था भाई कौन संभाल रहा था, क्या व्यवस्था थी कानून की, कानून व्यवस्था के बीच में भी ऐसा इंसिडेंस कैसे हो गया, है ना, तो सबकी भूमिका की जांच करेगी। और यह कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगी स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी। ठीक है ना। तो किसकी अध्यक्षता में हाथरस कमेटी का गठन किया गया है? तो यह है जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। लास्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा फोकस क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से किसे कीर्ति चक्र 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, दिग्विजय सिंह रावत, पवन कुमार यादव, दीपेंद्र विक्रम बासनेट, इन सभी को कीर्ति चक्र दिया गया है हाल ही में भारत की प्रेसिडेंट के द्वारा। देखिए, यहां पर जो गैलेंट्री अवार्ड है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कि किस किस को दिया गया है, पर हमने ठीक है क्वेश्चन लिया। ठीक है, देखो हाल ही में भारत की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र प्रदान किए। 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र। देखो, गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो 2 तरीके के गैलेंट्री अवार्ड है। नाम छोड़ दो, हमने नाम से क्वेश्चन लिया है, पर एक एक व्यक्ति का नाम हमसे, जितने भी हमारे सैनिक है जो शहीद हुए, उनका नाम हमसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। आपसे या तो ऑल ओवर पूछा जा सकता है कि 10 कीर्ति चक्र और 26 शौर्य चक्र हाल ही में प्रेसिडेंट ने दिए। अब देखिए, 2 तरह के गैलेंट्री अवार्ड, एक है युद्ध काल में दिए जाने वाले, एक है शांति काल में दिए जाने। युद्ध काल मतलब वॉर में अगर कोई शहीद हो जाते हैं तो उन्हें दिया जाता है युद्ध काल में, और शांति काल में कहीं सेवा देते हुए, मतलब युद्ध नहीं है पर कहीं सेवा देते हुए जो शहीद हो जाते हैं उनको दिया जाता है शांति काल में। युद्ध काल में 3 शौर्य सम्मान दिए जाते हैं। सबसे बड़ा है युद्ध काल में, सुनना, युद्ध काल में सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, सेकेंड है महावीर चक्र और थर्ड है वीर चक्र। यह सीक्वेंस है युद्ध काल में दिए जाने वाले शौर्य चक्र का, शौर्य सम्मान का, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। शांति काल में भी 3 दिए जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा अशोक चक्र, उससे छोटा नीचे कीर्ति चक्र और उससे नीचे है शौर्य चक्र। ठीक है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। अब देखो, शांति काल का 3 का क्रम पता चल गया और युद्ध काल में 3 का क्रम पता चल गया आपको। ऑल ओवर अगर हम क्रम देखें 6 का, तो देखिए टर्न बाय टर्न लेना एक एक को। सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, फिर उसके नीचे आता है अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और फिर आता है शौर्य चक्र। यही था, हाँ ठीक है, शौर्य चक्र। तो यह है क्रम, टर्न बाय टर्न एक एक को ऐड करते रहो। कहां से चलना है? परमवीर चक्र से। तो यह सीक्वेंस है 6 मेडल का, गैलेंट्री अवार्ड का। ठीक है, लेकिन 3, जैसे एक है ना परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये 3 दिए जाते युद्ध काल में और इधर के 3 दिए जाते शांति काल में। तो शांति काल में ये क्रम हो गया, युद्ध काल में वो क्रम हो गया, ऑल ओवर क्रम टर्न बाय टर्न। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1950 में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की शुरुआत की गई थी, युद्ध काल के हैं। ठीक है ना, गैलेंट्री अवार्ड 1950, 26 जनवरी 1950 से शुरू हुए, लेकिन ये कब से प्रभावी हुए? आजादी से, 15 अगस्त 1947 के बाद जिसने भी शौर्य का काम किया है, शहीद हुए, तो उनको दिया जा सकता है। 1952 में अशोक चक्र, ये 3 जो शांति काल के वो शुरू हुए, लेकिन इन्हें जब नाम दिया गया था अशोक चक्र श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3।
ठीक है, ये भी आजादी के दिन से लागू होते हैं। उसके बाद अगर किसी ने बलिदान दिया, शहीद हुए, तो उनको दिया जा सकता है। 1967 में आगे चलकर इनका नाम बदला गया अशोक चक्र का, और इनका नाम किया गया सबसे बड़ा अशोक चक्र, फिर उससे छोटा जो श्रेणी 2 थी उसको किया गया कीर्ति चक्र, और श्रेणी 3 को किया गया शौर्य चक्र। तो ये सीक्वेंस बना 1967। ठीक है, तो युद्ध काल के 1950 में ही शुरू हो गए थे और शांति काल के 1952 में शुरू हुए। ओके, इजीली समझ में आ गए होंगे। यही हमारा इंपॉर्टेंट, यहीं पर हमारा फोकस था, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने 9 जुलाई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझ लिया। आई होप समझ में आ गए होंगे। अब हम आएंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। चले देखिए क्या पढ़ा था हमने लास्ट सेशन में। निम्नलिखित में से किसे ईरान का नवा राष्ट्रपति चुना गया? तो ईरान के नवे राष्ट्रपति कौन? मसूद पेजेश्कियान। ठीक है, 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू हुई। ये उत्सव किससे समर्पित है? तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी। ठीक है ना, पूरी जगन्नाथ। आंसर डी, ओडिशा में। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है मॉस्को, रशिया में। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की? दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है बजाज ऑटो। आंसर ए। भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी को किस देश में संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया? तो कहां का? ब्रिटेन। यहीं पर चुनाव हुए थे, अभी हमने बात की। 6 जुलाई को 102वें अंतरराष्ट्रीय सहकारी दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या है? तो कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। आंसर ए। हाल ही में चर्चा में रहा डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप प्रतियोगिता फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। हाल ही में इसका कैलेंडर अनाउंस हुआ था। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया। इनका संबंध किस कला से है? तो यह संबंधित है यक्षगान से। दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई? तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी गुफा पेंटिंग खोजी गई है इंडोनेशिया। आंसर सी। निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का 10वां मेंबर कंट्री बनी? तो कौन है ये? बेलारूस, जो कि यूरोप की कंट्री। आंसर बी। क्लियर, लास्ट डे के सभी क्वेश्चन हो गए यहां पर। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह श्रीजा अकुला है। श्रीजा अकुला। ठीक है ना, कहां है इनका नाम? श्रीजा अकुला। इसके बाद चर्चा में रही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का संबंध यूएसए से है, और भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड राज्य में शुरू की गई है। डन, बिल्कुल सही आंसर आया है रिया गुप्ता का। एक मिड वीडियो क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा था कि भैया डुरंड कप 132वां, उसमें रनर अप कौन था? तो रनर अप है ईस्ट बंगाल की टीम। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है रिया का। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में हुए 16वें असेंबली इलेक्शन में कौन सी पार्टी बहुमत हासिल करने वाली पार्टी बनी? हल्ला टॉमस डॉटिर किस यूरोपीय कंट्री की प्रेसिडेंट चुनी गई? और एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया? साइड होता हूं, नोट कीजिए आराम से पॉज करके, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट सेशन था, इसलिए वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। कल फिर इसी तरीके से मुलाकात करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।